पिछले लेक्चर में निवास स्थिति का निर्धारण किस तरह से किया जाता है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, जिसमें आपने देखा इंडिविजुअल करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किस तरह से होता है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो तो निवास स्थिति के निर्धारण करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। फर्म या व्यक्तियों का समुदाय का कर निर्धारण करने के लिए निवास स्थिति का निर्धारण, और कंपनियां अगर हैं तो कंपनियों की निवास स्थिति का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, क्या कंडीशंस उनको फुलफिल करनी होती है, उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अब निवास स्थिति का कर निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है। निवास स्थिति के आधार पर करदाता की इनकम को गणना करने के लिए हम लेते हैं, तो किसी करदाता की निवास स्थिति निवासी है, असाधारण या अनिवासी है, तो उसकी आय की गणना करते समय कौन कौन सी मदों को गणना में शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है, मींस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन पर उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात करनी है। तो निवास स्थिति के आधार पर कुल आय का क्षेत्र, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, 3 तरह के करदाता होते हैं। इंडिविजुअल एसएससी की बात अभी कर रहा हूं क्योंकि सेकेंड ईयर के सिलेबस में मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है वो इंडिविजुअल करदाताओं की निवास स्थिति और उनकी कंप्यूटेशन के बारे में ही पढ़ना है। ब्रीफ में फर्म का असेसमेंट किस तरह से होता है इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। मुख्य रूप से इंडिविजुअल्स पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन किस तरह से होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो निवासी करदाता अगर कोई है या असाधारण है या अनिवासी है तो उसकी इनकम कौन कौन सी लेते हैं या किन किन इनकम्स को गणना करने के लिए आप जोड़ते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो देखिएगा, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई आय चाहे कहीं भी उपार्जित हो, भारत में प्राप्त हुई है, कमाया या अर्जन कहां किया है इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो भारत में प्राप्ति से मतलब इनकम टैक्स में किसी भी आय की प्राप्ति से मतलब होता है पहली बार प्राप्त, फर्स्ट टाइम रिसीव्ड। पहली बार पैसा जहां प्राप्त हुआ है वो मैटर करता है। अगर कोई पैसा डायरेक्ट पहली बार इंडिया में प्राप्त हुआ है तो वो भारत में प्राप्त मान के टैक्सेबल कर दिया जाएगा। जैसे अगर कोई विदेश में नौकरी करता है, उसको वहां सैलरी मिले और सैलरी वहां उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए और फिर वो इंडिया भेजता है तो वो इंडिया में रिसीव्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो पैसा कहां रिसीव हो चुका है, फॉरेन में। वहां पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो गया और फिर इसके बाद इंडिया अगर वो भेजता है तो वो कहलाता है ट्रांसफर ऑफ मनी। मनी रिसीव्ड नहीं मानी जाएगी। इनकम टैक्स में जब टैक्स की मुझे गणना करनी है तो प्राप्ति का स्थान देखना होता है, और प्राप्ति के स्थान से मतलब हमारा होता है फर्स्ट टाइम रिसीव्ड, पहली बार कहां प्राप्त हुआ है। तो कोई भी आय जो भारत में प्राप्त हुई है या जिसको प्राप्त मान लिया गया है, जैसे आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो सैलरी में से एम्प्लॉइज की कई सारी कटौतियां होती हैं। टैक्स की कटौती हो गई, बीमे की कटौती है, पीएफ की कटौती है। तो आपकी सैलरी थी 10,000, 2,000 कटौतियां करके आपको मिला है 8,000। तो 2,000 जो कटौती की है वो भी आपको प्राप्त मान लिया जाएगा। इनफैक्ट मिला नहीं है, पैसा आपका ही है, तो वो प्राप्त मान के आपकी इनकम में जोड़ दूंगा। जब मैं टैक्स की कंप्यूटेशन करूंगा तो वहां आपकी सैलरी 8,000 न लेकर के 10,000 ही ली जाएगी, क्योंकि वो 2,000 भी प्राप्त मान लिया जाएगा। इसी तरह से आप देखते होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार छापे डालता है और उस दौरान बेनामी संपत्तियां या पैसा पकड़ा जाता है, तो वो क्या होता है, वो पैसा आपकी
प्राप्ति मान ली जाती है, वो संपत्ति आपकी मान ली जाती है। तो इनकम टैक्स में कोई भी आय जो भारत में प्राप्त हो, प्राप्त से मतलब पहली बार प्राप्ति से, या प्राप्त मान लिया गया हो, वो कमाया आपने चाहे कहाँ है ये मैटर नहीं करता है। प्राप्ति का स्थान मैं देख रहा हूं, इंडिया में अगर कोई रिसीव्ड है और डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, प्राप्त मान ली गई है, उस इनकम पर सभी प्रकार के करदाताओं को टैक्स देना होता है, चाहे आप निवासी मीन्स साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो। दूसरा पॉइंट होता है भारत में उपार्जित या उपार्जित मान ली गई आय, चाहे फिर वो कहीं पर भी प्राप्त हो। उपार्जित आय का मतलब उपार्जित या अर्जित करना एक ही बात होती है। अगर कोई करदाता कानूनी रूप से किसी आय को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर ले, वास्तव में वो पैसा मिला नहीं है आपको, लेकिन कानूनी रूप से प्राप्त करने के आप हकदार बन गए हैं, तो वो आय भारत में उपार्जित मान ली जाएगी, उपार्जित होगी। इसी तरह से या इस सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं, भारत में उपार्जित का मतलब होता है भारत से पैसा जो मिलेगा, भारत से जो पैसा कमाया है वो भारत में उपार्जित है, या उपार्जित मान ली गई है। कोई भी है जिसको भारत में उपार्जित माना गया है, जैसे विदेश में कोई बिजनेसमैन है और भारत में उसका कोई एजेंट है, वो उस व्यापारी के बिहाफ पर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिजनेस एक्टिविटीज करता है और प्रॉफिट जो होता है वो वहां बेचता है। तो जो व्यापारी होगा विदेश का, उसका जो एजेंट इंडिया में है, वो जो पैसा कमाएगा वो भारत में व्यापारिक संबंधों से उपार्जित आय मान ली जाएगी, क्योंकि वो पैसा भारत से आप कमा रहे हैं। तो भारत में उपार्जित या उपार्जित मानी गई आय से मतलब भारत से पैसा कमा रहे हैं या भारत से आपको भुगतान हो रहा है। जैसे कोई विदेश का टेक्नीशियन है, भारत में उसने कोई सेवाएं दी हैं, तो भारत सरकार उसको विदेश में यहां से पेमेंट करती है, तो वो भी पैसा भारत से उपार्जित माना जाएगा। या भारतीय कंपनी है, विदेशी किसी व्यक्ति ने भारतीय कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उन शेयर्स का कंपनी विदेश में डिविडेंड पे करती है। विदेशी संस्थाओं से आपने लोन ले रखा है, तो विदेश में आप कोई ब्याज पे करते हैं, या कोई पेटेंट या कोई राइट आपने लिया है जिसके लिए आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो भारत में की गई सेवाओं के लिए आपको जो पेमेंट होता है वो तो भारत में उपार्जित है ही, लेकिन आपने जो भारत में इन्वेस्ट किया है या सेवाएं दी हैं, उनके बदले में भारत से आपको अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उसको भी भारत में उपार्जित माना जाता है। और भारत में उपार्जित या भारत से उपार्जित आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होगी। मीन्स चाहे आप निवासी करदाता हो, साधारण निवासी, असाधारण या अनिवासी। तो दो तरह की ये आय तो सभी के लिए टैक्सेबल होती है। कौन सी? कोई भी इनकम जो भारत में प्राप्त हुई है या भारत में प्राप्त मान ली गई है, या कोई भी आय जो भारत से कमाई है आपने या भारत से कमाई हुई मान ली गई है, इन दोनों इनकम्स पर सभी को टैक्स देना होता है। उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो मैटर नहीं करता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे देख रहे हैं आप, विदेश में उपार्जित और विदेश से ही प्राप्त आय। अगर कोई करदाता विदेश में बिजनेस करता है, वहीं उसने अपना माल बेचा, प्रोडक्शन किया और प्रॉफिट अर्न किया, तो विदेश में जब आप सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो विदेशी प्रॉफिट पर भारत सरकार सिर्फ एक तरह के करदाताओं पे टैक्स लेती है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग साधारण निवासी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट एसएससी हैं, मीन्स अगर आप मोटे शब्दों में कहूं निवासी करदाता हैं, तब तो आपको हर इनकम पे टैक्स देना होगा। अपन लोग जैसे यहीं रह रहे हैं तो निवासी करदाता ही है।
क्योंककि आप जानते हैं निवासी के लिए 3 कंडीशंस थी। 182 दिन रहिएगा, नहीं रहते हैं तो पिछले 4 में 365 और गत वर्ष में कम से कम 60। इसके बाद आप कह रहे थे पिछले 10 में से वर्षों में 2 बार कंडीशन ए पूरी की हो, और सी में आप कहते हैं कि गत वर्ष से ठीक पहले के 7 वर्षों में 730 दिन या इससे ज्यादा दिन इसके रहा हो। चूंकि अपन लोग यहीं रहते हैं तो अब मैं अगर भारत के बाहर कोई एक्टिविटी करता हूं, वहीं माल खरीदता हूं, वहीं बेचता हूं, तो जो प्रॉफिट मैं विदेश में कमा रहा हूं उस पर भी मुझे टैक्स देना होगा, क्योंकि निवासी करदाताओं को हर इनकम पे टैक्स देना होता है, चाहे वो भारत में आप कमा रहे हो या चाहे भारत के बाहर से कमा रहे हो। तो कोई भी ऐसी आय जो भारत विदेश में उपार्जित की और विदेश में ही प्राप्त कर ली, इंडिया से उसका कोई संबंध नहीं रहा, निवासी करदाताओं को तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए वो एग्जेम्प्ट होगी, कर मुक्त होगी, उसको इनकम टैक्स की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से विदेशी व्यापार से आय जिसका नियंत्रण भारत से होता है, बिजनेस तो विदेश में चल रहा है लेकिन व्यापार का कंट्रोल इंडिया में है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर कोई फर्म है तो फर्म का कंट्रोल कहां मानते हैं, जहां उसके पार्टनर्स बैठते हैं, जहां उनका ऑफिस है। कंपनी है तो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी जहां बैठ के उन प्लानिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, मैनेजमेंट का काम देखते हैं। तो कोई भी बिजनेस जो विदेश में चल रहा है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से है, अगर कंट्रोल इंडिया से है तो उस विदेशी व्यापार से जो आप पैसा कमाएंगे वो 2 तरह के करदाताओं के लिए कर योग्य माना जाता है। निवासी करदाता के लिए तो हर आय टैक्सेबल होती ही होती है, उसको तो टैक्स देना ही देना है। असाधारण निवासी करदाता अगर कोई है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी है, तो उसके लिए भी उस विदेशी व्यापार की आय कर योग्य होगी जिसका नियंत्रण भारत से हो रहा है। लेकिन अनिवासी करदाता है अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए वो टैक्स फ्री है। नेक्स्ट पॉइंट में गत वर्ष से पूर्व की बिना कर लगी आय को गत वर्ष में भारत लाए। गत वर्ष 19-20 है और इससे पहले की कोई इनकम विदेश में आपने अर्जित की है और अब आप भारत लेकर के आते हैं, तो वो आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त होती है, टैक्स फ्री होगी, चाहे वो साधारण निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे वो अनिवासी हो। तो कुल मिलाकर के निवासी करदाताओं को तो हर इनकम पे टैक्स देना होता है, चाहे भारत में प्राप्त की हो या प्राप्त मान ली गई, या भारत में उपार्जित है या भारत से उपार्जित मान ली गई है। असाधारण निवासी करदाताओं को 2 इनकम पे तो सभी को ही टैक्स देना होता है, मींस भारत में प्राप्त और भारत से प्राप्त मानी गई आय, और भारत में उपार्जित और भारत से उपार्जित आय पर तो सभी करदाताओं को टैक्स देना है। लेकिन विदेश में उपार्जित और विदेश में ही प्राप्त वो निवासी के लिए टैक्सेबल होगी, बाकी के लिए टैक्स फ्री होगी। ऐसे व्यापार जो विदेश में चल रहे हैं, कंट्रोल इंडिया से है, तो निवासी के लिए तो टैक्सेबल होगा, असाधारण निवासी के लिए भी टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट एसएससी के लिए वो टैक्स फ्री होगा। और अगर गत वर्ष से पहले की कोई विदेशी आय है जिसपे टैक्स नहीं लगा था और अब उस आय को आप भारत में लेके आएंगे, तो उस आय को इनकम टैक्स एक्ट में सभी प्रकार के करदाताओं के लिए टैक्स फ्री रखा गया है। तो ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था रेजिडेंशियल स्टेटस का, 2 पॉइंट इसमें मुख्य रूप से मैंने आपसे डिस्कस किए। करदाताओं की निवास स्थिति का निर्धारण करने के क्या नियम और शर्तें हैं, और निवास स्थिति का कर निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुल आय की गणना करते समय उसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
वो इस टेबल के द्वारा मैं आपको दिखा रहा था। अब मैं इसके बारे में एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा कि निवास स्थिति का निर्धारण करके आप टोटल इनकम की गणना किस तरह से करते हैं, और टोटल इनकम पे आप जानते हैं कि आगे टैक्स की कंप्यूटेशन होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूंगा। थैंक यू।